ड्रैकुला के हाथों ने हल्की सी हरकत की और बची हुई दोनों प्रेत रानियों की गर्दन टूट गई। जीनत को अब समझ आ चुका था कि अब ड्रैकुला उसके माया जाल को समझ चुका था। तुमने मेरे हर जाल को बेकार कर दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मैं गिलगमेश के दिमाग के साथ वो खेल खेलूंगी कि वो कभी भी नींद से नहीं जाग पाएगा, कभी भी नहीं। जीनत वहां से जाती उससे पहले ड्रैकुला के जिस्म बिजली की गति से लहराए, लेकिन जैसे ही वो जीनत के पास पहुंचा वो दीवार से टकरा गया। लगता है तुम भूल गए कि तुम इस समय मेरे सांप के पेट में हो। सांप सदियों से मेरा सबसे बड़ा हथियार। जब आदम और हव्वा मेरे इस हथियार से नहीं बचे तो तुम क्या बचोगे? और हाँ, अगर बच भी गए तो एनकिडू नहीं बचेगा, क्योंकि वो खुद भी इस समय एक सांप के पेट में है। हंसते हुए जीनत वहां से गायब हो गई और अब ड्रैकुला के पास समय बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि गिलगमेश का दिमाग बिखर रहा था। जीनत, तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या हूँ। आज मैं तेरा ये घमंड तोड़ कर रहूंगा कि तू इस दुनिया की सबसे ताकतवर विल पावर है। बिकॉज nobody, and I repeat, nobody can be as brutal and as violent as Count Dracula. जीनत नहीं जानती थी कि ड्रैकुला क्या है, कौन है और क्या कर सकता है। वो उठा और उसकी आंखों में खून उतर आया। वो आगे बढ़ा और उसने अपने पंजे दीवार में घुसा दिए, जो असल में उस सांप के पेट की दीवार थी। ड्रैकुला के पंजे उस सांप के पेट को अंदर से फाड़ रहे थे और उसका जिस्म उस सांप के रक्त से नहाता जा रहा था। I am Count Dracula. जीनत को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ड्रैकुला इस हद की हैवानियत दिखाएगा। उसे निगलने वाले उस मायावी सांप का अंत हो चुका था और ड्रैकुला बाहर आ चुका था, लेकिन अब उसके सामने वो दूसरा सांप था जिसके पेट में एनकिडू कैद था। ड्रैकुला वापस ओरुक में था, लेकिन अब ओरुक बदल चुका था। जहां पहले हर तरफ खुशी और शांति दिख रही थी, वो जन्नत अब जहन्नुम बन चुकी थी और उस जहन्नुम में ड्रैकुला के सामने खड़ा था दूसरा मायावी सांप, लाल और काले स्केल से बना हुआ। उसका जिस्म कुछ इस तरह चमक रहा था जैसे लहू में रंगीन सपनों का तिलिस्म बसा हो। उसका हर हिस्सा धधक रहा था और उसके अंदर था एनकिडू जिंदा, लेकिन बेहोश। हर सेकंड में उसकी धड़कन कम हो रही थी और ड्रैकुला की सुपर सेंस ऐसा होते हुए महसूस कर रही थी। तो यह है जीनत का फाइनल मूव, वन लास्ट सर्पेंट। क्यूट, बट ऑनेस्टली ये मुझे रोक नहीं पाएगा। ड्रैकुला की आंखों में एक लाल रोशनी चमकी, ऐसी रोशनी जो अंधेरे को चीर देती है, जो मौत के परे भी देख सकती है। उसने अपने वैम्पायर सेंस से एनकिडू के मन और तन की दशा दोनों महसूस किया। एक दर्द, एक घुटन, लेकिन धीरे धीरे धड़कता हुआ एक दिल। वो समझ गया कि उसे जल्द से जल्द इस बाधा को तोड़ना होगा। बस थोड़ा और एनकिडू, मैं आ गया हूँ। सांप ने ड्रैकुला की ओर देखकर फुफकार लगाई, मानो उसे चैलेंज कर रहा हो, और अपनी दुम को जमीन पर जोर से पटका। जमीन कांप उठी और अगले ही पल उसने ड्रैकुला पर वार किया। अपना पूरा जिस्म लहराते हुए वो उसकी तरफ आया जैसे कोई तूफान हो, लेकिन ड्रैकुला वो एक धुंध बन गया और उसके रास्ते से हट गया। ड्रैकुला ने अगले ही पल अपनी क्लासिक शेप शिफ्टिंग पावर का यूज किया। वो हवा में गायब हो गया और अगले ही पल एक बड़े काले बाज के रूप में सांप के सर के ऊपर मंडराने लगा। You can't hit what you can't see. उसने अचानक वापस अपना असली रूप ले लिया और सीधा सांप के पेट पर लैंड किया। उसके पंजे नुकीले हो चुके थे और अपने दोनों पंजों से उसने सांप के जिस्म पर वार किया, लेकिन सांप का जिस्म मानो फौलाद का बना था। ड्रैकुला ने तुरंत एक कलाबाजी खाई और सांप के सर पर चढ़ गया। उसने अपनी आंखों से सांप की आंखों में देखने की कोशिश की। वो उसे सम्मोहित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कोई आम सांप नहीं था। वो जीनत की बस एक माया थी और माया को सम्मोहित नहीं किया जा सकता है। इस पर तो हिप्नोसिस भी काम नहीं कर रही है। अब कुछ रेडिकल ट्राई करना पड़ेगा।
ड्रैकुला ने अपने वैम्पायरिक ऑरा से एक ब्लैक मिस्ट छोड़ी। ये मिस्ट सांप के जिस्म के अंदर घुस गई, जैसे अंधेरा उसकी रगों में बहता जा रहा हो। सांप चिल्ला उठा, लेकिन ड्रैकुला ने उसकी चीख का फायदा उठाया। उसने सांप के मुंह के अंदर घुसकर अपने नाखून उसके गले के अंदर घुसा दिए। तुम्हें भी वैसे ही मारूंगा जैसे तुम्हारे साथी को मारा था। लेकिन सांप ने अपना जिस्म लहराकर ड्रैकुला को जकड़ लिया। उसका पूरा शरीर ड्रैकुला के चारों तरफ लिपट गया। अचानक हुए इस काउंटर अटैक के कारण ड्रैकुला की पकड़ ढीली पड़ गई और सांप उसको क्रश करने लगा। I've survived wars, fires, crosses. तो क्या ही करेगा? और सांप उसको क्रश करने लगा। ड्रैकुला ने अपने अंदर की सबसे पुरानी शक्ति जगाई, एक एनर्जी जो सिर्फ उस वैम्पायरिक लीनिएज में थी जो काउंट व्लाड को मिला था, इमोर्टल, प्राइमल। उसने अपने जिस्म को धुंध में बदला और सांप के अंदर घुस गया। सांप ने ट्राई किया उसे रोकने का, लेकिन ड्रैकुला का धुंध वाला वो रूप हर प्राकृतिक नियम को तोड़ता था। ड्रैकुला अंदर तक गया और एनकिडू को ढूंढने लगा। उसकी आंखें अंधेरे में भी देख सकती थी और फिर उसे दिखी एक रोशनी की झलक। मिल गया। एनकिडू का जिस्म एक जाली में लिपटा हुआ था, जैसे कोई साइकिक ककून। ड्रैकुला ने अपनी उंगलियों के नुकीले नाखूनों से उस जाली को फाड़ना शुरू कर दिया। ड्रैकुला, क्या ये तुम हो दोस्त? हाँ, बट तुम्हें क्या हो गया? एनकिडू कब से इतना कमजोर पड़ने लगा? मैं क्या तुम वही हो जिसने मुझे पहली मीटिंग में जबरदस्त फाइट दी थी? लगता तो नहीं है, वरना किस काम के है तुम्हारे सर पर निकले हुए ये हॉर्न्स? ड्रैकुला के कड़वे शब्दों ने मानो एनकिडू के अंदर के एनिमल इंस्टिंक्ट्स को जगा दिया और अगले ही पल उसके चेहरे के भाव बदल गए। तुम्हें मेरे सींगों का कमाल देखना है ना दोस्त? तो देखो। एनकिडू ने एक झटके में अपने सींग सांप के पेट में घुसा दिए। उधर ड्रैकुला ने भी अपने नाखूनों को उसके पेट में घुसा दिया था और दोनों ने एक साथ जोर लगाना शुरू कर दिया। That's more like it. उस सांप का जिस्म कांपने लगा था। देखते ही देखते ड्रैकुला और एनकिडू ने उसको अंदर से पूरा फाड़ डाला। दोनों जमीन पर गिरे, खून में भीगे हुए, लेकिन जिंदा। दूर से जीनत देख रही थी। उसका चेहरा पहले गुस्से से लाल था, अब एक अजीब सा डर उसकी आंखों में था। तुम गिलगमेश को नहीं बचा पाओगे, नहीं बचा पाओगे। तेरे टॉयज खत्म हो गए जीनत। अब तेरा खेल भी ओवर होने का टाइम आ चुका है। हाँ, अब तेरी कोई और चाल नहीं चलेगी। अगले ही पल जीनत भागने लगी। ये जरूर गिलगमेश के सबकॉन्शियस के पास जा रही होगी। चलो एनकिडू, इट्स टाइम टू एंड द स्टोरी। ड्रैकुला और एनकिडू जीनत के पीछे लग गए। अब या तो गिलगमेश के दिमाग को आजाद हो जाना था या पूरी तरह तबाह, मगर उसमें अभी वक्त था। अगर वक्त नहीं था तो रूट के पास, और इसीलिए वो लेनियाद्री की गुफा के पास अंधेरे में छुपा हुआ बापूराव को आते देख रहा था। वहीं रुक जाओ। कौन? कौन है वहां? मैं वही हूँ जिसने तुम्हें यहाँ बुलाया है। कौन हो तुम और कहां छुपकर बात कर रहे हो? सामने आओ। मेरा सामने आना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि क्या तुम शिवाजी के फोर्ट को आजाद करवाना चाहते हो या नहीं? बिल्कुल चाहता हूं, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? वैसे भी आवाज से तो तुम भी अंग्रेज ही लग रहे हो। आखिर हो कौन तुम और इस तरह क्यों बुलाया मुझे यहाँ, वो भी अकेले? बापूराव के सवाल के जवाब में एक हवा सी लहराई और अगले ही पल बापूराव को अपनी गर्दन के पास एक सर्द सांस महसूस हुई। मैं अंग्रेज हूँ, पुर्तगाली हूँ, फ्रेंच हूँ, इस सब का यहाँ कोई मतलब नहीं है। जो मैटर करता है वो ये कि शिवनेरी को फ्री करवाने के लिए तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो जानकारी चाहिए, वो मेरे पास है और सिर्फ मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। बट
बापूराव को लाइफ में पहली बार डर लगा था। उनके हाथ कस चुके थे, लेकिन अगले ही पल वो साया उनके पीछे से गायब हो गया। अपने वेपन को रेस्ट दो रेबेल, ये तुम्हारे काम आएगा जब तुम कल रात शिवनेरी पर अटैक करोगे। अपनी पॉकेट में देखो, मैंने उसमें एक कपड़े पर फोर्ट की सारी डिटेल्स लिखकर डाल दी है। जाओ और आजाद करवा सको तो करवा लो शिवनेरी को। और हाँ, मुझे तुम्हारी आजादी की फाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस ये समझ लो कि तुम्हारा उस फोर्ट को जीतना मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर तुम मराठास में अभी वो फायर है तो जाओ फ्री करवा लो शिवनेरी को। बापूराव जंगल के बीच बने अपने कैंप पर वापस आ चुके थे। पूरे रास्ते उन्होंने गणपत की किसी बात का जवाब नहीं दिया था, क्योंकि वो अभी तक लेनाद्री की गुफा पर हुए वाक्य को समझ नहीं पा रहे थे। बापूराव, आप चुप क्यों हैं? अब तो कुछ बता दीजिए, वहाँ क्या हुआ था? मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो गणपत। पर बापूराव। गणपत ने उसके बाद कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप वहां से चला गया। उधर बापूराव आंखें बंद करके गहरी सोच में डूब गए। कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर वो था कौन? एक पल में वो मेरे पीछे था और अगले ही पल गायब हो गया। उसके बोलने का अंदाज और उसकी आवाज दोनों ही अजीब सी थी। क्या मुझे उसकी बात पर भरोसा करना चाहिए? बापूराव ने अपनी आंखें खोल दी और अपने जेब में रखे उस कपड़े के टुकड़े को बाहर निकाल लिया, जिस पर स्याही से कुछ लिखा हुआ था। इस कपड़े पर लिखी जानकारी लगती तो सही है, पर कहीं ये अंग्रेजों की कोई चाल तो नहीं? नहीं, अंग्रेज ऐसा खेल क्यों खेलेंगे? उन्हें पता है कि शिवनेरी को जीतना इतना आसान नहीं है, फिर वो भला हमें वहां आने को क्यों मजबूर करेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? हमला करूं या रहने दूं? बापूराव के मन में गहरा मंथन चल रहा था। इस जानकारी के साथ हमला करना कहीं हमें भारी ना पड़ जाए, लेकिन फिर और चारा ही क्या है? वैसे भी हम इस जंगल में पिछले कई हफ्तों से पड़े हुए हैं शिवनेरी पर हमला करने के लिए, लेकिन ना हमारे पास अंदर की कोई सूचना है और ना वो सूचना मिलने की कोई उम्मीद। ऐसे में सेना का मनोबल अपने आप में टूटने लगा है। उस अजनबी के द्वारा दी गई जानकारी सही हो या गलत, कम से कम उसमें एक उम्मीद तो है। इस तरह सही मौके और पुख्ता जानकारी के इंतजार में तो हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रह जाएंगे। नहीं, शिवनेरी को आजाद करवाना बहुत जरूरी है। हमें ये खतरा उठाना ही होगा, शिवाजी महाराज के लिए, उनके सम्मान के लिए, मराठा स्वाभिमान के लिए और आजाद हिंदुस्तान के लिए। जय भवानी, जय शिवाजी। रूट की चाल सही पड़ गई थी। शिवनेरी की आजादी के लिए युद्ध का बिगुल बजने जा रहा था और इस युद्ध की आड़ में एक ऐसा राज छुपा था जिसके तार उस शक्ति से जुड़े थे जो इस समय बेलियाल पर नजर रख रही थी। साधु ने बेलियाल को खोज लिया था और वो उसके अंदर हो रहे बदलाव को महसूस कर पा रहे थे। बेलियाल के अंदर सात्विक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। ये सच में काफी आश्चर्यजनक है। लगता है कि हमें अब ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस अब हमें ये ध्यान रखना है कि बेलियाल जल्द से जल्द ड्रैकुला तक पहुंच जाए। इधर साधु बेलियाल के भीतर हो रहे ऊर्जा परिवर्तन से परेशान थे। उधर बेलियाल खुद में बहुत कंफ्यूज था। कैसा अजीब तिलिस्म है ये। मैं रेगिस्तान से सीधा कांटों के जंगल में जा पहुंचा और अब यहाँ जहाँ चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं जा कहाँ रहा हूँ। I have to find Dracula and take him out of here. But ना मुझे ड्रैकुला की लोकेशन मिल रही है और ना ये समझ आ रहा है कि मैं हूँ कहाँ। ये कोल्ड मुझे परेशान कर रही है। मैं हेल की हीट में रहने का आदी हो चुका हूँ, इसलिए मैं इस ठंड के लिए एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। शायद मुझे वापस चलना चाहिए क्योंकि सामने मुझे बस और बर्फ दिख रही है। बेलियाल ने पीछे मुड़ने का डिसीजन लिया
लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। ये क्या? मेरे पीछे तो बस पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, वो भी इतने ऊंचे। ये तो अनस्केलेबल है, यानी मैं इन पर अपनी सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ यूज करके भी नहीं चढ़ पाऊंगा। मगर इतने ऊंचे पहाड़ ये मेरे पीछे कैसे आ गए? पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। लगता है ये भी इस तिलिस्म का कोई जाल है, उस कांटों वाले जंगल की तरह। बेलियाल के पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो ठंड से कांपता हुआ आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसका सोचना सही था। ये एक जाल था, एक और जाल, जो इस बार उसे रोकने के लिए नहीं बल्कि उसकी जान लेने के लिए बिछाया गया था। बेलियाल एक और खतरे की ओर बढ़ रहा था, मगर उसे तलाश थी ड्रैकुला की, जो इस समय गिलगमेश के दिमाग के अंदर समय से रेस लगा रहा था। एंकिडू, जीनत हमें डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करेगी। कुछ भी हो जाए उस पर नजर रखनी होगी। तुम भरोसा रखो दोस्त, वो मेरी नजरों से ओझल नहीं हो पाएगी। दोनों पूरी स्पीड से जीनत का पीछा कर रहे थे और जीनत पूरी स्पीड से आगे आगे भाग रही थी। ये दोनों तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। मुझे इनका ध्यान बटाना होगा। गिलगमेश के सपनों के इस उरुक को इनके खिलाफ करना होगा, कैसे भी। जीनत उन दोनों से पीछा छुड़ाने के लिए परेशान थी और वो दोनों जल्द से जल्द गिलगमेश की सबकॉन्शियसनेस यानी कि अवचेतन मस्तिष्क को ढूंढने के लिए, क्योंकि गिलगमेश का दिमाग बिखरना शुरू हो चुका था। गिलगमेश का दिमाग अब इस स्ट्रेस को नहीं झेल पा रहा है। ग्राउंड का इस तरह से वाइब्रेट करना अच्छा साइन नहीं है। एंकिडू, हमारे पास समय बहुत कम है। ड्रैकुला, ये उरुक गिलगमेश के सपनों का रूप है, मगर इसमें जीनत ने मिलावट की है, इसलिए रास्ते अपने आप बदल रहे हैं। मैं बहुत मुश्किल से उस पर नजर रख पा रहा हूँ। सही समझे, तुम दोनों गिलगमेश के सपनों में आए हो। एक ऐसे सपने में जहां हर चीज उसकी चाही गई है, मगर यहाँ का हर रास्ता खोजने के लिए नहीं, भटकने के लिए बना है, क्योंकि वो मैंने बनाए हैं। जीनत गलियों और रास्तों के साथ खेल रही थी। एनकेडू और ड्रैकुला रास्ते पर भागते थे और अचानक उनके सामने कोई घर या मीनार आ जाती थी और अब उरुक की दीवारें भी बिखरने लगी थी, जिससे उनका पीछा करना और मुश्किल हो चुका था। हमें गिलगमेश के सबकॉन्शियस तक पहुंचना होगा, इस सपने के केंद्र में, जहां वो लस्ट के वश में सो रहा है। मुझे पता है, अगर हम देर कर गए तो वो कभी नहीं जाग पाएगा। जीनत ने अब उरुक की एक एक चीज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तुम दोनों उसके मन में घुस आए हो, लेकिन उसका मन तो मेरा बन चुका है। ये उरुक, ये महल, ये रंग, सब उसी वासना से पैदा हुए हैं। अफसोस कि मुझे उसके साथ साथ इस हसीन सपने को भी मारना पड़ेगा, पर सही भी है, क्योंकि सपनों की दुनिया हो या असली दुनिया, लस्ट के बिना कोई साम्राज्य बनता ही नहीं, फिर चाहे वो रावण की लंका हो या गिलगमेश का उरुक। जीनत अब भागते भागते एक लंबी छलांग लगाई और उसका जिस्म हवा में घूमा, मानो वो हवा में लहरा रही हो। उसने अपने हाथ हिलाए और उरुक की हर मूर्ति में जान आ गई। उरुक के द्वारपाल अब लस्ट के सेवक बन गए थे और वो सब ड्रैकुला और एनकेडू की ओर दौड़ पड़े, लेकिन एनकेडू और ड्रैकुला को रोकना इतना आसान नहीं था। ये मूर्तियां हमें नहीं रोक पाएंगी जीनत, आज तेरा अंत होकर रहेगा। या! तोड़ो और तोड़ो, लेकिन तुम गिलगमेश को बचा नहीं पाओगे। वो तो वक्त बताएगा जीनत। या! ड्रैकुला और एनकेडू उन मूर्तियों को तोड़ रहे थे, लेकिन उनकी संख्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हो, ये असली दुनिया नहीं है, ये गिलगमेश का ख्वाब है। तुम जितनी मूर्तियों को तोड़ोगे, उसका ख्वाब उतनी ही और बना लेगा। ये उरुक उसके दिमाग के हर कोने में बसा हुआ है। लड़ते रहो, तोड़ते रहो, पर आज गिलगमेश का मरना तय है। जीनत का कहना सही था, मूर्तियों की संख्या
कम नहीं हो रही थी। ड्रैकुला और एनकेडू मूर्तियों को तोड़ते फोड़ते किसी तरह जीनत का पीछा कर रहे थे, मगर वो उन मूर्तियों के कारण धीमे पड़ने लगे थे। क्या हुआ वीरो, थक गए क्या? मेरा पीछा नहीं करोगे? जीनत उन दोनों का मजाक उड़ा रही थी और वो दोनों मूर्तियों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। कोई रास्ता निकालना होगा। इस तरह तो जीनत हमसे दूर निकल जाएगी। और एक बार वो निकल गई तो हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। कुछ सोचो ड्रैकुला। एनकेडू की आवाज में चिंता थी, लेकिन ड्रैकुला ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। वो लड़ते लड़ते कुछ सोच रहा था। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ है जो मैं मिस कर रहा हूँ। लड़ते लड़ते अचानक ड्रैकुला की आंखों में एक चमक आ गई। उसने अपनी तरफ बढ़ते दो मूर्तियों को पकड़कर जोर से कांपती हुई जमीन पर पटक दिया। न जाने ड्रैकुला के दिमाग में क्या चल रहा था कि अचानक उसने जीनत का पीछा करना बंद कर दिया। ड्रैकुला, तुम रुक क्यों गए? जीनत बहुत आगे निकल गई है। तुम भी रुक जाओ एनकेडू। क्या क्या बोल रहे हो? अरे गिलगमेश की जान खतरे में है, वो उसके अवचेतन दिमाग को मार देगी। मेरी बात मानो दोस्त, रुक जाओ। नहीं, मैं नहीं रुक सकता। जीनत के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है एनकेडू। क्या मतलब? मैं सही कह रहा हूँ, उसके पीछे भागने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि गिलगमेश की सबकॉन्शियसनेस कहाँ है। क्या? मेरी बात मानो दोस्त, रुक जाओ। नहीं, मैं नहीं रुक सकता। जीनत के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है गिडो। क्या मतलब? मैं सही कह रहा हूँ, उसके पीछे भागने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ गिलगमेश की सबकॉन्शियसनेस कहाँ है। क्या? एनकेडू हैरान था कि ड्रैकुला आखिर ये क्या बोल रहा है, लेकिन उसे अब तक ड्रैकुला पर पूरा भरोसा हो चुका था। तुम ये क्या कह रहे हो ड्रैकुला? क्या सच में तुम्हें पता है कि गिलगमेश का अवचेतन दिमाग कहाँ है? हाँ एनकेडो, जीनत के पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है। वो तो चाहती है कि हम उसका पीछा करते रहें ताकि टाइम पास होता रहे, और वो जो चाहती है वो हो जाए। क्या मतलब? समझाने का समय नहीं है अभी के लिए। बस इतना जान लो कि गिलगमेश की सबकॉन्शियसनेस कहीं छुपी नहीं है, बल्कि हम उसी के अंदर हैं। और इससे पहले कि गिलगमेश का दिमाग पूरी तरह बिखर जाए, वी हैव टू अवेकन हिज सबकॉन्शियस माइंड। एनकेडू को ड्रैकुला की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। वो इधर उधर देखने लगा और जब उसके बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने पलटकर ड्रैकुला से सवाल किया। हम गिलगमेश के अवचेतन के अंदर है? मतलब? ये और कुछ नहीं, गिलगमेश का सबकॉन्शियस माइंड है। हाँ एनकेडो, हम इस समय उसी के अंदर है और अब टाइम हो गया है उसे जगाने का। कैसे करेंगे हम ये? किसी भी सबकॉन्शियस माइंड को जगाने के लिए उसको स्टिमुलेट करना पड़ता है, उसके दिमाग की गहराई में उतरना पड़ता है, फिर चाहे वो मेडिटेशन के थ्रू हो या फिर हिप्नोसिस के जरिए। बट हम तो ऑलरेडी उसके सबकॉन्शियस माइंड में है, थैंक्स टू हिप्नोसिस। बस अब उसको एक्टिवेट करना है, स्टिमुलेट करना है, और उसको स्टिमुलेट करने का एक ही रास्ता है। वो क्या है? शॉक थेरेपी। मतलब? हमें यूरो को बर्बाद करना होगा। वी हैव टू डिस्ट्रॉय हिज ड्रीम। वो इसी ड्रीम के कंफर्ट में फंसा हुआ है और उसे जगाने के लिए हमें उसे उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना होगा। सो एनकेडू मेरे दोस्त, क्या तुम रेडी हो? हाँ, चलो उरुक को तबाह करते हैं और अपनी दुनिया में वापस चलते हैं। लेट्स गो। और उसी के साथ दोनों ने उर्क के अंत का ऐलान कर दिया। दोनों ने उर्क को तहस नहस करना शुरू कर दिया। एक तरफ था एनकेडू जो अपने बलशाली जिस्म और अपने मजबूत सींगों से उर्क के दीवारों को तोड़ रहा था, तो दूसरी तरफ था ड्रैकुला, अंधेरों का राजा, जो उर्क के लोगों को चीर फाड़ रहा था। जागो गिलगमेश, जागो, या फिर ऐसे ही अपने ड्रीम को इसी तरह मरते हुए देखते रहोगे। ड्रैकुला और एनकेडू इस समय मानो मौत के परकाले बने हुए थे। गिलगमेश के सपनों का उर्क तबाह हो रहा था और जीनत इस नजारे को चुपचाप देख रही थी। कितना खूबसूरत नजारा है। गिलगमेश के सपनों का उरुक तबाह हो रहा है।
दिमाग तो सही लगाया है ड्रैकुला ने, लेकिन अफसोस ये दोनों सफल नहीं हो पाएंगे। ड्रैकुला और एनकेडू ने उर्क में आग सी लगा रखी थी। गिलगमेश के सपनों का शहर दया की भीख मांग रहा था। तभी अचानक एक जोरदार आवाज हुई। आवाज इतनी तेज थी कि ड्रैकुला तक चौंक पड़ा और उसने आवाज की दिशा में देखा। ये आवाज उस डायरेक्शन से आई है, बट इतनी तेज आवाज। और अगले ही पल ड्रैकुला को जो दिखा उसने उसके होश उड़ा दिए। ओह नो, ये तो टेंशन की बात है। इसका मतलब मैं अभी भी कुछ मिस कर रहा हूँ। मुझे एनकेडू से बात करनी होगी इमीडिएटली। ड्रैकुला ने तुरंत एनकेडू की ओर दौड़ लगा दी। एनकेडू, एनकेडू! एनकेडू तो इस समय पूरे रंग में था। वो अपने रास्ते में आने वाले हर दीवार को तोड़ रहा था। जिस गली या सड़क से वो निकल जाता वहां बस मलबा और खंडर ही रह जाते। एनकेडू, एनकेडू! ड्रैकुला एनकेडू को रोकने पहुंचा, लेकिन जोश के सागर में गोते मार रहे एनकेडू ने ड्रैकुला को ही टक्कर मार दी। एनकेडू! ड्रैकुला की आवाज इस बार एनकेडू को साफ सुनाई दी और वो तुरंत ड्रैकुला की ओर भागा। मुझे माफ करना दोस्त, मैंने तुम्हें देखा नहीं। ड्रैकुला कुछ बोलता उससे पहले ही उनके कानों में जीनत की आवाज पड़ी। अरे ये क्या, दोनों योद्धा थक गए क्या या हार मान कर बैठ गए? जीनत को देखते ही एनकेडू गुस्से से उसकी ओर पलटा। तुम? अच्छा हुआ तुम खुद सामने आ गई। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इससे पहले कि एनकेडू कुछ करता, ड्रैकुला ने उसको रोक दिया। रुक जाओ एनकेडू, इससे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है। क्या मतलब? हमारे पास अब बस 2 ऑप्शन बचे हैं। या तो हिप्नोसिस तोड़कर गिलगमेश के माइंड से बाहर निकलने की कोशिश करें और उसकी फेट को एक्सेप्ट कर ले, या फिर जीनत को हराकर गिलगमेश को बचाए। इसमें सोचने वाली क्या बात है? हम यहाँ से डरपोक की तरह भाग कर नहीं जाएंगे। तो फिर तुम्हें अपने दिमाग को शांत करना होगा, और वो भी तुरंत। और उसके बाद उस पर जोर डालना होगा, क्योंकि गिलगमेश का दिमाग बहुत तेजी से बिखर रहा है। वो देखो। एनकेडू ने ड्रैकुला के बताए डायरेक्शन में देखा तो वो भी हैरान रह गया। उसे दूर आसमान टूटकर बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था। ये क्या है? ये गिलगमेश के दिमाग के टूटने का सीन है। मैंने कहा था टाइम इज वेरी लेस, इसलिए अब अपने दिमाग पर जोर डालो। याद करने की कोशिश करो कि उरुक के बारे में गिलगमेश क्या क्या बातें करता था। पूरे उरुक में कोई तो ऐसी बात होगी या जगह होगी जिसके बारे में गिलगमेश सबसे ज्यादा बात करता रहा होगा। सोचो एनकेडू, फास्ट। एनकेडू तुरंत अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। उधर आसमान फटने की आवाज और तेज होने लगी थी। जीनत ये सब देखकर खुशी से पागल हुए जा रही थी। अब तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगे। मैं जीत गई, मैं जीत गई। वासना ने आज तक जिसे भी पकड़ा है उसका अंत होकर रहा है। रावण को भी ले डूबी, कौरव को भी गिराया था। इंद्र भी मेरी ताकत से भला कहाँ बच पाया था। जीनत की हंसी पूरे उर्क में गूंज रही थी। उधर एनकेडू उर्क के बारे में गिलगमेश की बातें याद करने की कोशिश कर रहा था। गिलगमेश हर समय उरुक की बातें बताता था कि उरुक में कोई दुख नहीं होगा, हर तरफ खुशहाली होगी, खेत हमेशा हरे भरे रहेंगे, नदियों में पानी की जगह दूध और सोम रस बहा करेगा, कोई भी भूखा प्यासा नहीं सोएगा। ये सब नहीं एनकेडू, गिलगमेश की कोई तो बात होगी उरुक में अपने आप को लेकर। कुछ तो होगा जिससे उसकी सबसे ज्यादा डिजायर रही होगी। जैसे कि जब वो उरुक में होगा तो क्या करना पसंद करेगा? क्या करना पसंद करेगा? वो तो सब कुछ करना चाहता था जो कि एक राजा करता है, मगर हाँ, याद आया। वो कहता था कि जब वो उरुक का राजा बनेगा तो वो महल की जगह एक खूबसूरत बगीचे में सोया करेगा, प्रकृति की गोद में। उस बगीचे का नाम भी रखा था उसने एदिन लूगल लम, यानी महान राजा का बगीचा।
बस यही तो जानना था। चलो एंकिडू, समय नहीं है हमारे पास। अगर गिलगमेश को शौक देना है तो हमें इस एडिन लुगल्लम को बर्बाद करना होगा, मगर उसके लिए पहले उसे ढूंढना होगा। मुझे पता है वो कहाँ होगा। गिलगमेश कहता था कि वो इस बगीचे को उरुक के केंद्र में बनाएगा। यानी उरुक का सेंटर, ऑफ कोर्स, द हार्ट ऑफ हिज ड्रीम। चलो एंकिडू। और फिर दोनों ने दौड़ लगा दी। उधर जीनत अचानक उनको भागते देख कुछ समझ नहीं पाई। ये दोनों अचानक कहाँ जा रहे हैं? मुझे इनका पीछा करना चाहिए। जीनत उन दोनों के पीछे चल पड़ी। उधर ड्रैकुला और एनकेडू को ओर्क के केंद्र में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा, जहां उनके सामने खड़ा था गिलगमेश के सपनों का महल। इसी महल के अंदर होगा गिलगमेश का बगीचा, और महल के अंदर उसकी सेना भी होगी। अगर ये असली सेना होती तो मुझे बुरा लगता, मगर हम गिलगमेश के दिमाग के अंदर उसके सपने में है, इसीलिए इन्हें मारने में मुझे कोई दुख नहीं होगा। चलो दोस्त, खेल खत्म करें। और फिर दोनों आफत बनकर उस महल और उसके अंदर मौजूद गिलगमेश की सेना पर टूट पड़े। ड्रैकुला और एनकेडू की कंबाइंड पावर के आगे वो सेना कितनी ही देर टिक पाती। कुछ ही मिनट में दोनों उस बगीचे में पहुंच चुके थे, जहां बगीचे के ठीक बीच में उनका इंतजार कर रहा था गिलगमेश। आ गए तुम दोनों मेरी दुनिया को बर्बाद करने। ये तुम्हारी दुनिया नहीं है गिलगमेश, ये सिर्फ एक सपना है, और तुम इस सपने में इस बुरी तरह से डूब चुके हो कि तुम असलियत भूल गए हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो इनकिदू? सपना हो या सच, मैं खुश तो हूं ना। तुम मेरी खुशियां मिटाने आ गए। कैसे दोस्त हो तुम? एनकेडू कुछ जवाब देता उससे पहले ही ड्रैकुला बोल पड़ा। अच्छी कोशिश थी जीनत। एंकिडू, ये गिलगमेश नहीं है, ये जीनत है जो हमें रोकने आई है। बातों में समय मत बर्बाद करो। ड्रैकुला की बात सुनते ही एनकेडू, जो थोड़ा इमोशनल हो रहा था, उसके अंदर का गुस्सा जाग उठा और उसने तेजी से दौड़ लगा दी। एनकेडू और ड्रैकुला ने उस बगीचे को तहस नहस करना शुरू कर दिया। पेड़ गिर रहे थे, पौधे कुचले जा रहे थे, बगीचे में लगे झूले अपनी जगह से उखड़कर हवा में उड़ते हुए दूर गिर रहे थे, और हर सेकंड के साथ जीनत की चीखें निकल रही थी। नहीं, नहीं, तुम दोनों ने सब बर्बाद कर दिया। रुक जाओ, मत करो ऐसा। नहीं। और फिर जीनत गायब हो गई और उर्क भी धीरे धीरे गायब होने लगा। एनकेडू ने एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर उसके कानों में पड़ी वो आवाज। उठो एंकिडू,